저 D&D तौयारंग शुरू कर लीजिए, लाइव है हम लोग। शुरू कर लें। नमस्कार खुरुमजरी। आज कंचनजंगा पत्रिका समूह फेसबुक पेज पर आप सभी का स्वागत है और इसी के साथ ही जो आज का कार्यक्रम है पद्मश्री तेनसुला आओ स्मृति व्याख्यान माला वक्तव्य एवं संवाद में आप सबका फिर से स्वागत है। और इसी के साथ ही कंचनजंगा पत्रिका जो समूह है आज जो कार्यक्रम करवा रहा है, ये जो पद्मश्री तेनसुला आओ स्मृति, उसके अतिरिक्त भी कई बहुत सारे कार्यक्रम करवाते आए हैं और ये पूर्वोत्तर समाज के साहित्य संस्कृति पर आधारित ये कंचनजंगा पत्रिका जो समूह है वो सिक्किम से 8 राज्यों पर आधारित ये पत्रिका भी निकालती है। और इसी के साथ ही इस प्रोग्राम के इस कार्यक्रम के तहत जो कंचनजंगा पत्रिका समूह है वो हमारे पूर्वोत्तर राज्य के समाज और संस्कृति और साहित्य को हम सबके बीच में एक वैचारिक दृष्टिकोण और एक नए नजरिया के साथ हमारे बीच में उपस्थित कराने का एक माध्यम बनने का प्रयास करता रहा है, ताकि हम पूर्वोत्तर राज्य के जो समाज है उसके संस्कृति और जो साहित्य है उसको उस जो परंपरागत शैली से जो हम जिस नजरिए से उसको हम देखते आए हैं उसके अतिरिक्त उनकी वास्तविकताओं से हम परिचित हो। और इसी के साथ ही जो आज का जो हमारा जो विषय है वो मणिपुर के मैतेई समुदाय के लोकगीत परंपरा एवं विशिष्ट पर आधारित है। और आज के जो हमारे वक्ता है वो है प्रोफेसर एस लंचेनबा मैतेई। तो कार्यक्रम की शुरुआत से पहले मैं उनका जो परिचय है आप सबके सामने एक विस्तार के साथ प्रस्तुत करना चाहूंगी। प्रोफेसर डॉक्टर लंचेनबा मैतेई जी का सन 1961 में मणिपुर राज्य के राजधानी इम्फाल के सगोलबन मधुबो मंत्री लैकाई में जन्मे डॉक्टर लंचेनबा मैतेई मणिपुरी साहित्य में युगांतर लाने वाले युवा कविता आंदोलन के प्रारंभकर्ता कवियों में से एक है। उनका काव्य संग्रह ही नंगबु होंदेदा मणिपुरी युवा कविता का प्रतिनिधित्व करने वाला माना जाता है। लंचेनबा मैतेई को मणिपुरी काव्य में पंचपदी रचना शैली के प्रारंभकर्ता कवि के रूप में भी प्रसिद्धि प्राप्त है। उनका काव्य संकलन येंगलू बदा पंचपदी शैली की प्रथम कृति है। इसके अतिरिक्त मितकपथोगलकपदा मंगलाक नबा मानदबा मितियेंग फैनाचिंग सिल्लक लिबा लई थमोई नुंग दबी आदि उनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। वे मणिपुरी भाषा के समालोचक भी हैं और उनकी समालोचना कृति मणिपुरी शैरेंग नेंबा अमसुंग अतेवारेंग खरा महत्वपूर्ण आलोचना पुस्तक मानी जाती है। हिंदी साहित्य के पाठकों के लिए यह सूचना सुखद हो सकती है कि नंगबु होंदेदा का अनुवाद तुझे नहीं खेया नाव और येंगलू बदा का अनुवाद जित देखूं शीर्षक से हिंदी में उपलब्ध है। अनुवाद कार्य मणिपुर के प्रमुख हिंदी सेवी स्वर्गीय सिद्धनाथ प्रसाद जी ने किया था। यह बताना भी उपयोगी होगा कि डॉक्टर लंचेनबा जी को ही नंगबु होंदेदा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। इस पुरस्कार के अलावा उन्हें थोकचोम जोगेंद्र स्मृति पुरस्कार, तिलेम आबिर पुरस्कार, मणिपुरी हिंदी परिषद सम्मान पत्र सहित अनेक पुरस्कार व सम्मान प्रदान किए जा चुके हैं। कथा साहित्य की चर्चित विधा लघु कथा, जिसे मणिपुरी साहित्य में वारी पितृ नाम दिया गया है, के क्षेत्र में भी लंचेनबा जी एक प्रतिष्ठित रचनाकार माने जाते हैं। डॉक्टर लंचेनबा मैतेई ने हिंदी साहित्य में उच्च शिक्षा के साथ ही लोक साहित्य में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। हिंदी में मणिपुरी लोक कथाओं पर उनकी पुस्तक मणिपुरी लोक कथाएं काफी चर्चित हो चुकी हैं। वे हिंदी भाषा और साहित्य के प्राध्यापक हैं तथा आजकल डीएम विश्वविद्यालय इम्फाल में मानविकी संकाय के अधिष्ठाता के पद को सुशोभित कर रहे हैं। एक उपयोगी जानकारी यह भी है कि लंचेनबा मैतेई जी समाज की प्राचीन धर्म परंपरा सनामही धर्म धारा के पुनरुत्थान के लिए महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। अब आज इसी उनके परिचय के साथ
आज जो है जैसा कि आपके परिचय से ज्ञात होता है कि हिंदी साहित्य में मणिपुर की जो समाज संस्कृति मैतेई समाज की एक खास उपस्थिति आपके काव्य संग्रह एवं आपके निरंतर लेखन शैली के माध्यम से दर्ज हुई है। तो इसी के साथ ही मैं आपको आज के कार्यक्रम के लिए स्वागत करती हूँ कि आप अपनी जो बातचीत है वो यहाँ से शुरू करें सर। सबको नमस्कार। यह मेरी सौभाग्य की बात है कि कांचनजंगा से संबंधित महानुभव लोगों के साथ आज मेरा संपर्क हुआ है और विशेष रूप से मेरा आराध्य गुरु देवराज जी को भी मैं आज याद करना चाहूंगा कि मेरी कविता की यात्रा में उनसे बहुत प्रेरणा मुझे मिली। तो मैं आज आपके साथ बातचीत करते समय मैं उनको फिर याद करना चाहूंगा। खैर ये तो साहित्य से संबंधित है। इसी से थोड़ा और आगे जाकर हम लोकगीतों के बारे में बातचीत करें। आज का जो विषय है मणिपुरी लोकगीत। लोग मणिपुरी शब्द जब प्रयोग करेंगे तब मीतेई जाति को ही जाना जाता है। तो मणिपुरी मीतेई माने मणिपुरी लोग की लोकगीत। लोकगीत मणिपुरी भाषा में खुनुंग इशई कहा जाता है। खुनुंग माने लोक का अर्थ है, इशई माने गीत। और लोकगीत परंपरागत रूप से किसी अज्ञात काल से किसी ने शुरू किया, किसी ने गाया, उसी को जो गीतों का निर्माण किसने किया इसके बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं। लेकिन कुछ ऐसे गीत होते हैं उनकी प्रासंगिकता इतिहास से जुड़ी हुई है, माने ऐतिहासिक घटनाओं से जुड़े हुए गीत भी मणिपुरी लोकगीतों में उपलब्ध है। तब हमने माना कि अरे ये तो उस अमुक काल से संबंधित लोकगीत है, उस काल में उसका निर्माण हुआ होगा, केवल हम अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन अमुक लेखक ने अमुक तिथि को ये जो इस गीत का निर्माण किया, इसी की कोई जानकारी ही नहीं है। यह तो लोक साहित्य की एक विशेषता भी है। बंधुओं, मणिपुरी लोकगीत का कुछ भेद यदि हम करना चाहें तो कुछ ऐसे गीत होते हैं धर्म से संबंधित और जो रीति रिवाज धर्म से संबंधित कुछ गीत है, और कुछ गीत ऐसे भी होते हैं जो जैसे युवावस्था से संबंधित, और कुछ गीत ऐसे भी है जो बाल गीत, और इसी प्रकार से और श्रम गीत, त्योहार संबंधित गीत, ये सब गीत मणिपुरी लोकगीतों में उपलब्ध है। धर्म से संबंधित गीत के बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि मणिपुर में आजकल मणिपुरी जो मीतेई लोग ज्यादातर गौड़िया धर्म जिसको हम गौरांग संप्रदाय कहा जाता है उसके अनुयायी है। तो उसके पहले एक परंपरागत एक धर्म का अनुसरण किया था, और वही जो परंपरागत धर्म यही धर्म होगा, एक कोई नाम किसी ने नहीं दे सकता आजकल। लेकिन धीरे धीरे
उसी को हिंदू धर्म से पूर्व का जो धर्म मीतेई धर्म को संबोधित करने के लिए लोगों ने उसी को सना में ही लाइनिंग की संज्ञा दी। लेकिन सना में ही लाइनिंग कहकर उससे संबंधित अनेक धार्मिक शाखाओं को जोड़ सकता है या नहीं जोड़ सकता है, ये तो दूसरी बात है। फिर भी आजकल उसी को सनामही लाइनिंग कहकर लोग माने जाते हैं। तो उसी में परंपरागत जो पीढ़ी दर पीढ़ी गाए जाने वाले जो गीत है, उन गीतों को हम प्रचुर मात्रा में हमने लाय हराओबा नामक त्योहार में मिला। लाय हराओबा एक विशेष प्रकार का मणिपुरी त्योहार है। केवल जैसे केवल 2 ही महीने को छोड़ने के बाद जो 10 महीने तक वो जो किसी या न किसी रूप में जगह अलग अलग होने पर भी, क्षेत्र अलग अलग होने पर भी वही मनाने की परंपरा तो है। इस दृष्टि से लाय हराओबा त्योहार को साल भर मनाने वाला त्योहार भी लोग माने जाते हैं। लेकिन किसी ने साल भर तो नहीं मनाया। कहीं किसी गांव में ग्रीष्म ऋतु में मनाया, किसी दूसरे गांव में फाल्गुन में ही मनाया, या जो शिशिर ऋतु में ही मनाया। उसी प्रकार का एक एक गांव, अलग अलग गांव होने के कारण अलग अलग गांव में उसी लाय हराओबा त्योहार को मनाने की अवधि अलग अलग मानी जाती है। फिर भी कहीं या न कहीं इन सबको मिलाने के बाद मणिपुरी राज्य एक संपूर्ण दृष्टि से यदि हम देखें, उसकी व्यापकता को हम देखें तो लाय हराओबा त्योहार विशेष प्रकार से पूरे साल भर मनाने वाले, कहीं या न कहीं जगह अलग अलग होने पर भी मनाने वाला एक विशेष प्रकार का त्योहार है। इसी त्योहार में सृष्टि काल से संबंधित कथाएं और जैसे मनुष्य निर्माण से संबंधित कथाएं, घटनाएं और उससे संबंधित देवी देवताओं का नाम, और उसी के बाद जब मनुष्य सभ्यता की शुरुआत होती है तब इसी को आगे बढ़ाने, कहीं जैसे हम पहले सब मनुष्य नंगे थे, बाद में फिर जैसे पेड़ के बड़े बड़े जो पत्ते उनके द्वारा मनुष्य के अंगोपांग को ढकने का जो कार्यक्रम शुरू किया, और उसी के बाद कपास फूल से कुछ रुई निकालकर जो कपड़ा बनाने की व्यवस्था शुरू की थी, और फिर खेतीबाड़ी का काम शुरू किया, घर बनाना शुरू किया। फिर जैसे लोहे से बने हुए अनेक औजार, तलवार हो, चाकू, ये सब बनाने, ये सब क्या है, मनुष्य की सभ्यता से संबंधित है। इन सब का एक संक्षिप्त रूप लाय हराओबा त्योहार में कुछ अंश नृत्यों के द्वारा, कुछ अंश गीतों के द्वारा दिखा जाता है। तो उसी में सबसे पहले लाय हराओबा में एक जो जिसको पुरोहित कर सकते हैं हिंदी में, उसी प्रकार का एक व्यक्ति है, उसको अमायबा कहा जाता है। एक गीत गाता है वो लाय हराओबा के त्योहार को शुरू होने से पहले एक गीत गाया जाता है, उसी को कहते हैं होई लाओबा। तो
उसी गीत कैसे गाया जाता है? तो होरिल्लो होरिल्ला हायुते खुलाइते, इसी प्रकार से गाया जाता है। तो ये हे मेरे पूर्वज रो, आप लोग आइए, आप लोगों के समक्ष मानव सभ्यता से संबंधित घटनाओं को हम दिखाने जा रहे हैं। उसी से आप लोग प्रसन्न होइए, आनंद उठा लीजिए। ये सब उसी गीत का सारांश संक्षिप्त एक रूप है, अर्थ है। उसी को गाने के बाद फिर अनेक जो होइरौ नामक एक विशेष प्रकार का प्रसंग है, वहां मणिपुर के धर्म से संबंधित और मानवीय चरित्र से संबंधित और जो आध्यात्मिकता से संबंधित विशेष प्रकार के विभिन्न विषयों पर आधारित गीत उसी होइरौ प्रसंग में है। वहां मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं, जैसे वाकोलो वाकोलो वाकोन फासे लिफासे वाकोन तनोई मोई, ये वाकोलो, वाकोन माने हमारे जो दिमाग, वा माने शब्द, जहां शब्द होता है उसी की जगह होता है, वह उसी शब्द के निवास स्थान को वाकोन कहते हैं। तो जीवन में हमारे कभी कभी हम दिमाग से काम भी लेते हैं, कभी कभी जैसे हम इमोशनल फीलिंग्स के आधार पर काम करना पड़ता है। किसी भी कार्य के निर्णय लेते समय कभी कभी दिमाग, जिसको हम रीजनिंग कहते हैं, और आगे बढ़ाते हैं, और जो इमोशन फीलिंग नीचे चले जाते हैं, और फिर इमोशन फीलिंग आगे जाते हैं और दिमाग, वो जो रीजनिंग, नीचे चले जाते हैं। वही जो तो हम तो गीत, इस गीत का निर्माण किया है। तो सिंगताब वाकोलना तमदतागे महाइरे, सिंगताब वाकोलना तमदतागे महाइरे, तमदताब वाकोलना सिंगतागे महाइरे, वाकोन फासे लिफासे वाकोन तनोई नोई, ऐसा। तो चिंग माने पहाड़ है, पहाड़ माने हमारे जो दिमाग, तम माने घाटी, घाटी माने हमारा मन या जो अनुभूति, अनुभव, जो फीलिंग्स, इमोशंस, ये सब घाटी से संबंधित एक पक्षी के रूप में वर्णन किया है। और जो पहाड़ी पक्षी, चिंगत्ता वाकोन माने पहाड़ी पक्षी, जो दिमाग, कभी कभी वह जो पक्षी घाटी की ओर उड़ने के लिए प्रयत्न करता है, और जो घाटी का पक्षी पहाड़ पर निवास करने के लिए प्रयत्न कर, दोनों ऐसा देखा है। तो इसीलिए जीवन में सुख संपन्न रूप से रहने के लिए और दिमाग को शांतिमय प्रदान करने के लिए दोनों का एक बैलेंस होना चाहिए। वाकोन फासे लिफासे, मन दोनों जो पक्षी एक समान स्तर पर रखकर हम संभाल करेंगे, तब जीवन में आनंद होंगे। ऐसा भाव उसी होइरौ से संबंधित गीत में गाया जाता है। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि मनुष्य जीवन से संबंधित अनेक गीत, चरित्र से संबंधित अनेक गीत ऐसा धीरे धीरे गाया जाता है, और फिर ऐसा धीरे धीरे गाने के बाद उसी जो लाए हराव के गीत को वहां
कम से कम 30 और 40 गीत होते हैं वहां। तो सभी को अर्थ बताकर कहना तो समय में इजाजत नहीं देंगे, तो मैं एक एग्जाम्पल देकर आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूं। और उसी प्रकार से फिर धर्म से संबंधित जब बात आती है तब मुझे एक और एक गीत याद आता है। वह क्या है कि हिंदू धर्म ग्रहण करने के बाद में भी किसी ने हिंदू धर्म से संबंधित लोकगीत का निर्माण किया है। जब मणिपुर में हिंदू धर्म के अनुयायी लोग रथ यात्रा का पालन जरूर करते हैं और जगन्नाथ जी को देकर एक गीत का निर्माण किया। ऐसा क्या, जब ये जो खेल से संबंधित है, बच्चों के बाल गीत से, हाँ, तो इसी तरह ताली बजा के जगन्नाथ जगन्नाथ कांग तोंग नुंगाई बरा नुंगाई बदी हाइरुरन कोक तुम इंगाओ इंगाओ इदा, ऐसा। हाँ, तो अरे जगन्नाथ जी, रथ की सवारी करते समय क्या तुम आनंद प्राप्त करते हो? ये जो सवाल उठाया अनेक बच्चे लोग, उसको देखकर जगन्नाथ जी बच्चों को देकर जवाब देते थे, अरे रे कोई आनंद नहीं, सिर में चक्कर बहुत आता है। ऐसा एक गीत बनाया, तो धर्म से संबंधित ऐसा गीत बनाया। फिर ऐसा वाला जो गीत हमने बहुत देखा। उसी के बाद कुछ ऐसे गीत भी हैं। कुछ लोग नए धर्म को स्वीकार करना नहीं चाहते हैं, परंपरागत धर्म को मानना चाहते, उसका अनुसरण करना चाहते हैं। तब एक नया गीत, बहुत प्रकार से गीत, उन गीतों का निर्माण करना शुरू कर दिया। अमांग भी एक प्रकार का खेल है, छुआछूत का खेल। ब्राह्मण परंपरा से प्रभावित होने के बाद, उनके विचारधारा से प्रभावित होने के बाद मणिपुर में छुआछूत की भावना आने लगी। तब एक बच्चा, लोगों ने उसको कहा, हम एक खेल खेले, तुम एक अपवित्र बालक बनो, तुम हम सबको छूने के लिए कोशिश करो, हम सब तुमसे बचने के लिए हम इधर उधर भाग लेंगे, और जब तुम छू लोगे तब मैं फिर अपवित्र बालक बनूंगा। उसी प्रकार का एक खेल भी बनाया था। और इसे से संबंधित अमांग भी कहते उसको। मांग माने जो अपवित्र, उसको अमांग कहते हैं। उसी प्रकार का गीत भी है। और फिर जैसे श्रृंगार से संबंधित गीत भी बहुत उपलब्ध है। तो वहां एक नायिका अपने प्रेमी से उसको देखकर यह जो गीत गाती है कि ममांग लैकाई थंबाल साले, हाँ, तो ममांग लैकाई थंबाल साले कोई मुना इल्ले कोई राबा सिखोरा साबी लाव लाव सची लाव मांग द थारो लाव। ये जो नायिका या जो अब अपने पति या अपने जो प्रेमी से कह रही है, हे प्रिय, तुम मेरे आगे चलो, मैं एक युवती होने के कारण मेरे शारीरिक जो अंगोपांग में
लोगों के मन को आकर्षण करने की शक्तियां बढ़ने लगी। मैं तुम्हारे पीछे पीछे जाना चाहती हूँ, तो इसलिए हे प्रियतम तुम मेरे आगे चलो, जीवन भर मैं तुम्हारे अनुगमन करना चाहती हूँ। ऐसा प्रकट करने वाले गीत भी है। और कुछ गीत ऐसे होते जब 19वीं सेंचुरी और 20वीं सेंचुरी के आसपास मणिपुरी राज्य में विदेशी माने अंग्रेज लोग आगमन शुरू किया था 1891 के बाद। तो 1891 की जो लड़ाई है, जो खोंगजोम युद्ध कहकर हम जाने जाते हैं, उसी में एक गीत निर्माण किया है, क्योंकि यह एक सामान्य युद्ध नहीं है। मणिपुर के राजकुमार लोगों के आपसी मतभेद के कारण कुछ राजकुमारों ने राजा के प्रति विद्रोह किया और उससे बचने के लिए राजा कलकत्ता तक भाग गए और अंग्रेज लोगों के शरण में गए थे और कहा कि मुझे अपनी राजगादी दिला दीजिए, मुझे राजगादी से निष्कासित किया है। तब लोगों के माने आम जनता, मणिपुरी जनता के मन को बहुत ठेस पहुंचा। उनके करतूत कहे या उनके कार्य को देखने के बाद तब एक गीत का निर्माण किया। तुम भैया चक्रिक नाकिक सवाइबा खागे निंथौ मचाना थिबाई कोमदा पुथबा हा उरोक फतबा नखुत अमा खत खतो ओ। गाने की प्रथा तो ऐसे होती है, तुम भैया ऐसा करके, जो ये बाल गीत ज्यादातर ताली बजाकर गाया जाता है। तुम भैया माने कंगला माने मणिपुर के राजधानी के इम्फाल में होता है। उसके आसपास बहुत राजकुमार लोग गया था और वहां चले जाने के बाद अपने आप को सरेंडर कर दिया। तब मणिपुरी जाति को बहुत नुकसान हुआ। और हा उरोक माने जो बगुला है ना, जो सफेद रंग का, तो अंग्रेज लोगों का प्रतीक है। हे बुरे बगुले, तुम्हारे दोनों हाथ बहुत ज्यादा हो गए, एक हाथ बाहर निकाल दीजिए, हस्तक्षेप मत कीजिए, हमारा राज्य नुकसान हो रहा है, तुम चले जाइए। ऐसा गाने की प्रथा भी है, गीत भी है। और जो मणिपुर में अंग्रेज लोगों का शासन हुआ करता था, तब एक प्रसिद्ध अंग्रेज थे, उसका नाम है जो मेजर मैक्सवेल। मेजर मैक्सवेल ने मणिपुर की एक विवाहित राजकुमारी के साथ प्रेम का संबंध स्थापित किया। लोगों ने उसको बहुत इनकार किया, लेकिन राजघराने से संबंधित घटना होने के कारण किसी ने उसी घटना का विरोध में एक भी आवाज नहीं उठा सकते। तो लोकगीत उसका प्रतिनिधित्व करना चाहता है और गीतों के माध्यम से वो जो गीत गाया, तो उपेंद्र बाइसकोन
मेम सना बेबी याना साहेब बाबू कोई थो कोई चिन अमूरेती खेती पंच मोरे खेती राधिका साबी रेणु बला जप जा जप जा जप। ये एक बाल गीत है, क्योंकि तुम्हारे साथ विवाह करने के बाद उसी राजकुमारी की भी बिल्कुल नुकसान हो गई और हमारे मणिपुरी मीतेई जाति का भी नुकसान हो गई। हे राजकुमारी, तुम तो रास लीला नृत्य में राधिका बनकर नाच रही थी, लेकिन आजकल तुम अंग्रेज लोगों के साथ क्यों नाच रही हो? ऐसा जो सवाल उठाया। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि मणिपुरी गीतों में इतिहास से संबंधित अनेक गीत भी उपलब्ध है, धर्म से संबंधित, धार्मिक परिवर्तन से संबंधित, और जो उसके जो कपड़ों के निर्माण करने से संबंधित, और जो घर बनाने के कार्यक्रम से घर बनाया, घर बनाने के बाद कहा कि इसी घर में जैसे देवी देवता ने हमारा एक सुंदर घर बनाया है, और हे मेरे पिता समान देवता, माता समान देवी, घर में प्रवेश कीजिए। ऐसा तो सनरेम्बी थोरकलो, हे सनरेम्बी माने स्वर्ण जैसी सुंदरी देवी, निकलिए, तुम्हारा एक घर हमने बनाया है, वहां प्रवेश कीजिए और हम सबको सुरक्षित रूप में रखिए। ऐसा भाव प्रकट करने वाला गीत भी है। तो बाल गीतों में ज्यादातर व्यंग होते हैं और प्रतीकात्मक होते हैं, लेकिन जो बालक, उस गीत को गाने वाले बालक, उनको तो कुछ समझ में नहीं आता ये क्या क्या गा रहे हैं, क्या नहीं गा रहे हैं। और लेकिन उसी गीत के द्वारा परंपरागत विचारधारा या तत्कालीन जो बुद्धिजीवी लोगों के जो मत है, उसको आगे तक खींच लाने वाले तो बालक ही है। तो मणिपुरी बाल गीतों में यही विशेषताएं पाई जाती है, केवल खेल कूद से संबंधित, मनोरंजन से संबंधित गीत नहीं है। और धर्म से संबंधित गीतों में केवल भगवान को आराधना करना, उसकी स्तुति करना, पूजा करना, इससे संबंधित गीत केवल वह नहीं है, उसी के साथ साथ मनुष्य सभ्यता के बारे में, उसकी शुरुआत के बारे में, सृष्टि से संबंधित घटनाओं के बारे में निर्मित अनेक गीत भी उपलब्ध है। और श्रृंगार से संबंधित गीत, श्रम संबंधित गीत और ऋतु संबंधित गीत में वर्षा ऋतु के समय नोंगो चुथरो, ये जो नोंगो चुथरो लांगजिंग मतोन थुमलो, पाछो इनोरा बीते खल्लो लांगजिंग मतोन थुमलो, ऐसा गीत है। बारिश खूब बरसो, पहाड़ तक भरने दो, क्योंकि आज हम सूखा पड़ रहा है ये जो अनेक खेतों में। तो बारिश को बुलाने, वर्षा ऋतु या बारिश को बुलाने से संबंधित कथा भी है, नहीं गीत भी है। धूप से संबंधित, जब ठंड लगते हैं लोगों को, तब धूप से संबंधित, माने मैं यह कहना चाहता हूं कि
प्रकृति से संबंधित अनेक गीत मणिपुरी गीतों में उपलब्ध है और बुद्धि से संबंधित गीत, ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित गीत और देवी देवताओं से संबंधित गीत, कुछ केवल मनोरंजन को आधार बनाकर गाने वाला जो गीत, और कुछ गीत श्रम से संबंधित गीत। तो विभिन्न प्रकार के विभिन्न क्षेत्रों में निर्माण करने वाले गीत मणिपुरी गीतों में उपलब्ध है। तो यही मणिपुरी गीतों की, लोक गीतों की विशेषता मैं संक्षिप्त रूप में आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। धन्यवाद। सर एक सवाल है कि सर ने अभी ये मैतेई समुदाय के लोकगीत के सामाजिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बारे में बताया, और लोकगीत के जो प्रकार है हमारे, ये श्रृंगार, ऋतु, श्रम गीत, बाल गीत और ये देवी देवताओं से संबंधित जो सारे जो लोकगीत के बारे में बताया सर। तो बस मेरा एक सवाल है कि मैतेई जो समुदाय के जो लोकगीत है, जो अभी सर ने हमें एक संक्षिप्त रूप में बताया, उसमें जो महिलाओं की जो उपस्थिति है, वो उनकी महिलाओं की उपस्थिति है भी या नहीं, और यदि है तो इन लोकगीतों में महिलाओं की जो उपस्थिति है वो किस प्रकार से है सर? महिला से संबंधित विशेष रूप से बालिकाओं से संबंधित अनेक गीत हैं, बालिकाओं से संबंधित। और श्रृंगार संबंधी गीत में तो महिला जरूर होते, महिला केवल महिला के द्वारा जो श्रृंगार तो स्थापित नहीं किया जा सकता कि मर्द, उनका जो चित्रण है वो किस प्रकार से किया गया है सर? कैसा श्रृंगार संबंधित? इसमें कुछ चीजें जोड़ना चाहता हूँ। रोजी का सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है सर। मुझे लगता है कि जिस तरीके से आज हम कास्ट, क्लास, जेंडर की बात करते हैं और स्त्री समाज के संदर्भ में, या हम अपने भारतीय परिप्रेक्ष्य में जिस तरीके से हमारे सामने पितृसत्ता का सवाल है, तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि क्या इन लोकगीतों में जो महिलाओं की उपस्थिति है वो किस रूप में है सर? क्या वो सशक्त रूप में उपस्थित हुई है, या जो सामाजिक दबाव जो पहले से था वो आज? बालक जब कहेंगे, बालक में बालिकाएं भी होते हैं, बालकें भी होते, दोनों। किसी भी बालक और बच्चे उस खेल में उपस्थित हो सकते हैं। वहां जो नर नारी का कोई भेद नहीं है। और फिर जो आजकल का जो वर्ण भेद वाली जो बात है, वर्ण भेद से संबंधित मणिपुरी लोकगीत ऐसा गीत उपलब्ध नहीं है, क्योंकि मणिपुरी समाज में परंपरा से आज तक वर्ण भेद नहीं है, जाति भेद नहीं है, आज छुआछूत की भावना नहीं है। केवल हिंदू धर्म के जो ब्राह्मण विचारधारा आने के बाद इसका प्रभाव पड़ने लगा है। लेकिन आजकल के वर्तमान स्थिति में भी इससे और आगे जाने लगे हैं, माने वर्ण भेद का जो ख्याल दूर रखने के लिए। तो मणिपुरी लोकगीतों में मैं यह करना चाहता हूं कि नर नारी का जो भेद है नहीं, और बालक और बालिकाओं से भेद वाली जो बातें, बालक जो गीत गाता है वही बालिका भी गाई जा सकती है। और श्रम संबंधित गीत, जैसे धान कूदने का एक गीत है, तो वह महिलाएं गाई जाती है। धान कूदने का कार्य महिलाएं किया। संभवतः मेरे यहाँ नेटवर्क की दिक्कत थी सर। एक सवाल में, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, जी कहिए जी। सर इन गीतों का क्या दस्तावेजीकरण हुआ है क्या?
मैंने अभी सारे मणिपुरी गीतों को मैंने इकट्ठा किया है, लोक गीतों 156 मैंने इकट्ठा किया है अभी अभी, और वही मैंने लिपिबद्ध किया है, और प्रसंगानुसार उसका अर्थ भी कुछ जो संबंधित भावार्थ भी मैंने देने का प्रयास किया है। कारण यह है कि हर गीतों का अर्थ मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि समय के अनुसार या कुछ बाल गीतों में शब्दों के विकृत रूप भी आ ही जाते, तो मूल रूप क्या है समझ में नहीं आते, क्योंकि ओठों से ओठों तक पीढ़ी दर पीढ़ी आने के बाद मूल शब्द खोजना बहुत कठिन होता। तो फिर भी मैंने प्रयास किया है, क्योंकि जब तक जो भी हमारे अनुसार कुछ छू सकता है उसको लिपिबद्ध करके नहीं रखेंगे तो मेरे पास कौन आएगा, इसी पीढ़ी के बाद कौन उसको समझ में आएंगे या नहीं आएंगे। तो इस बात को ध्यान में रखकर मैंने संकलन किया। जल्दी ही माने 2-3 महीने में ही उसको प्रकाशन करने के लिए मैं प्रयत्न कर रहा हूँ। एक खुशी की बात यह है कि मेरे अंदर एक छात्रा जो रिसर्च स्कॉलर है, मैंने उनको कहा कि मणिपुरी गीतों पर शोध कार्य करने के लिए रजिस्टर किया है, और उसको आधा काम वो तो संपन्न होने लगा है। तो जब उनका थीसिस पूरा होगा ना, तब तो हिंदी भाषी लोग, जो हिंदी भाषा को जानने वाले लोग, मणिपुरी गीतों का एक संपूर्ण रूप देखने को जरूर मिलेगा। प्रयास कर रहा हूँ। भगवान। सर, एक दर्शक की ओर से सवाल आया है। प्रेम प्रकाश जी आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं। वो लिखते हैं कि हमारी जिज्ञासा है श्रीमान सर, जो हमारी संस्कृति के अनुसार लोकगीत गाया जाता था, आज उसकी प्रासंगिकता बची हुई है? बहुत कम बची हुई है। कारण यह है कि पाश्चात्य शिक्षा के कारण ब्लैक ये इसी ने परिवर्तन किया है। जोनी ये सब उस प्रकार से संबंधित अनेक राय तो उन्होंने बच्चों के खेल से संबंधित लोकगीतों के स्थान को हरण कर लिया। तो आजकल का मणिपुरी बालक लोग मणिपुर के परंपरागत लोकगीत नहीं गाए जाते हैं। यह कारण क्या है कि पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव से उनको मणिपुरी लोकगीत गाने से ज्यादा बाबा ब्लैक गाना पसंद करते हैं, क्योंकि उन आसपास के परिवार के लोग अंग्रेजी बोलने वाले लोगों को शिक्षित माने जाते हैं। सर, एक बात और है कि जैसे पूर्वोत्तर भारत के संदर्भ में यह बात ध्यान देने योग्य है कि बहुत सारी ऐसी भाषाएं हैं जो लुप्त होने के कगार पर हैं और लुप्त हो रही हैं। और उसी तरीके से जिस विषय पर केंद्रित आज आपका व्याख्यान था, लोकगीत या लोक परंपरा की चीजें, लोक विश्वास की चीजें, वो धीरे धीरे युवा पीढ़ी में उस तरीके से नहीं आ रही है। तो सर, इसको संरक्षित करने का या इसको विस्तारित करने का आप लोगों की ओर से, खास करके चूंकि आपका काम है, तो आपकी ओर से किस तरीके का प्रयास किया जाना चाहिए कि इन गीतों को हम जिस तरह से मौखिक परंपरा, एक समृद्ध परंपरा रही है, उसको हम बचा सकें? इसके लिए कुछ विशेष योजना बनाने की आवश्यकता होती है। उच्च स्तरीय योजना माने जो शैक्षिक स्तर MA BA और उनके जो उनके पाठ्यक्रम में वही जो डालना बहुत जरूरी है।
और लोक साहित्य को एक विभाग के रूप में खोलना चाहिए। एक केवल एक पेपर के रूप में नहीं, एक विभाग के रूप में। लोक साहित्य, लोकगीत, लोक गाथा, लोक कथा, लोक कविता, लोक नाट्य बहुत 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 होते हैं। तो केवल एक विभाग के रूप में, केवल एक पेपर के रूप में नहीं रख सकते। लोग केवल संबंध जोड़ने के लिए एक पेपर के रूप में सिलेबस में है, लेकिन इससे नहीं बचा पाएगा, यह मेरा अनुमान है, क्योंकि उसी के लिए एक विभाग होना चाहिए, पूरा एक संपूर्ण स्वतंत्र विभाग। तभी लोक संस्कृति, लोक विश्वास, क्योंकि यह क्यों, इसी की जरूरत क्यों? हमारा आधार है, जीने का आधार है, सभ्यता आधार है। हम उसी आधार को हमारे जीवन से अलग रखेंगे तो बिना नींव से कोई महल बन सकता है क्या? नहीं बन सकता है। तो इसीलिए मैं यह कहना चाहता हूं, क्योंकि हमारा धरोहर क्या है? लोक संस्कृति है, लोक साहित्य है, फोकलोर जिसको कहा जाता है, वही हमारा जो धरोहर है। तो उसी को संभाल कर रखने के लिए यूनिवर्सिटी और जो संबंधित सरकार का हम सब की ओर से प्रयास करना बहुत जरूरी है, ये मैं कहना चाहता हूँ। रुचि, अगर आपका कोई और सवाल हो तो सर से पूछिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। कुछ पूछना चाह रहे हैं सर से? हाँ, पूछिए। नहीं बस हो गया सर। अब मैं प्रदीप सर से धन्यवाद ज्ञापन के लिए निवेदन करती हूँ। धन्यवाद डॉक्टर रोजी कामई। निश्चित रूप से आज का जो व्याख्यान है वो बहुत ही सारगर्भित और बहुत ही सुचिंतित रहा है, ऐसा हम सब महसूस कर रहे हैं और अपने आप को समृद्ध और सौभाग्यशाली भी मानते हैं कि हमें मणिपुर के एक सुपरिचित विद्वान आदरणीय प्रोफेसर ललचनबा मीतई सर को सुनने का अवसर हमें प्राप्त हुआ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि यह व्याख्यान श्रृंखला पद्मश्री तेमसुला आओ जी की स्मृति में चल रही है और इस कड़ी का यह 17वां आयोजन था। मैंने बहुत दिनों से यह सोचा था कि मणिपुर को लेकर के बहुत कम कार्यक्रम कंचनजंगा पटल से हुए हैं, तो इस क्रम में चूँकि रोजी मेरी जूनियर भी रही हैं, मैं पहले से जानता हूँ, उनका पूर्वोत्तर भारत पर केंद्रित शोध कार्य भी रहा है, इससे भी हम लोगों का एक जुड़ाव रहा। तो मैंने इनसे कहा कि मणिपुर के किसी महत्वपूर्ण और ऐसे व्यक्ति को मैं ढूंढ रहा हूँ कि किसी दुर्लभ विषय पर बातचीत हो सके। तो इन्होंने अपने ढंग से प्रयास किया और आज निश्चित रूप से इस कार्यक्रम के आयोजन में आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है रोजी। मैं कंचनजंगा पटल की ओर से सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। हालांकि यह हम सबके लिए बहुत ही सुखद है कि आदरणीय प्रोफेसर मीतई सर का जो व्याख्यान है उस पर केंद्रित हमने उनका एक महत्वपूर्ण आलेख अनुवाद के साथ कंचनजंगा पत्रिका में प्रकाशित किया है। सर से हमारा परिचय था, लेकिन कुछ व्यवधान भी बीच में मणिपुर के संदर्भ में चल रहे थे, इसलिए भी हम लोग कार्यक्रम नहीं कर पाए। लेकिन जिस तरीके से आज सर ने मीतई लोकगीतों को केंद्र में रख करके अपनी बात कही है, मुझे लगता है कि यह एक ऐसा विषय है कि जिसको एक व्याख्यान में और 40 मिनट 45 मिनट में समेटा नहीं जा सकता। तो मैं पुनः आग्रह करूंगा कि सर जब आप थोड़े और भी निश्चिंत होंगे, व्यवस्थित हो जाएंगे, तो इसको और भी हम विस्तार देंगे, क्योंकि जिस तरीके से आपने लोकगीतों के परिप्रेक्ष्य में एक व्यापक फलक पर पृष्ठभूमि बनाई है, मुझे लगता है कि वह बात पूरी नहीं हो पाई, ऐसा आप भी महसूस कर रहे हैं। क्योंकि जीवन के प्रत्येक राग उन लोकगीतों में समाहित है, चाहे वो श्रम बोध हो, सौंदर्य बोध हो, परंपरा हो, लोक विश्वास हो, मिथक हो, मान्यताएं हो,
सारी चीज़ें उसमें शामिल हैं। तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही गहरा अनुसंधान का विषय है और निश्चित रूप से सर आज आपने जिस तरीके से अपनी बात बहुत ही सम्यक रूप में, बहुत ही व्यवस्थित रूप में हमारे समक्ष रखी है। समृद्ध तो हम हुए ही हैं, लेकिन हमारे मन में अभी बहुत सी जिज्ञासाएं हैं। क्योंकि समय की सीमा है तो हम सारी बातें एक कार्यक्रम में नहीं कर सकते। कंचनजंगा पत्रिका समूह की ओर से मैं आपके प्रति हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ कि आपने हमारे आग्रह को स्वीकार किया और पूरे पूर्वोत्तर भारत, न सिर्फ पूर्वोत्तर भारत बल्कि चूंकि यह ऑनलाइन पटल है तो पूरे देश दुनिया से आपको लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, लगातार लोगों की टिप्पणियां आ रही हैं। इससे हम यह महसूस कर रहे हैं कि आज का कार्यक्रम बहुत ही सार्थक और सफल रहा है। और मैं तो जब 5 बजे के आसपास मैंने सर को फ़ोन किया था तो मैं थोड़ा सा डर सा गया, क्योंकि यह कार्यक्रम लगभग हफ्ते 10 दिन पहले से निर्धारित है। मैंने 5 बजे के आसपास सर को फ़ोन किया कि सर हम एक बार नेटवर्क की कनेक्टिविटी को चेक करना चाहते हैं। तो सर ने मेरी पूरी बात सुनी नहीं और उन्होंने कहा कि हम 7 बजे के बाद बात करेंगे, और वह भूल गए थे कि आज उनको वक्तव्य देना है। तो लेकिन मैंने सर को याद दिलाया कि सर आज हमारा कार्यक्रम है और कहीं सर रास्ते में ही हैं और रुक करके अपने किसी संबंधित व्यक्ति के पास वो हमसे जुड़े हैं। निश्चित रूप से यह हम लोगों के लिए बहुत ही गौरव और आपका जो स्नेह है पत्रिका और हमारे कंचनजंगा पत्रिका समूह परिवार के प्रति, वह अविस्मरणीय रहेगा कि आपने इतनी विषम परिस्थितियों में भी हमारा सहयोग किया और जो भी आपको अपनी बातें कहनी थी वो आपने कही। तो एक बार पुनः मैं कंचनजंगा पत्रिका समूह की ओर से आपके प्रति हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूँ। और आज की जो सूत्रधार हैं इस कार्यक्रम में आपका बहुत ही महत्वपूर्ण योग रहा है। बहुत ही कुशलता के साथ, बहुत व्यवस्थित ढंग से आपने कार्यक्रम को संचालित किया है। कंचनजंगा पत्रिका समूह की ओर से रोजी कामई के प्रति भी मैं हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। और पत्रिका से जुड़े हमारे कंचनजंगा परिवार के सभी दर्शक जो अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं, लगातार उनकी टिप्पणियाँ आ रही हैं और उन्होंने हमें लगातार प्रोत्साहित भी किया है। मैं पत्रिका से जुड़े सभी दर्शकों के प्रति, आज के कार्यक्रम से जुड़े सभी श्रोताओं के प्रति एक बार पुनः हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। जल्द ही हम किसी दूसरे कार्यक्रम के साथ आपके मध्य उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। शुभ रात्रि।